नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। इस लेक्चरर में हम आरसीसी कॉलम के डिजाइन कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि कंप्रेशन कॉलम क्या है। कंप्रेशन मेंबर है। कॉलम कंप्रेशन मेंबर है और कॉलम में जो लोड अप्लाई होता है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अप्लाई होता है। तो कॉलम जो है, इसलिए ये क्या है, एक्सियल कंप्रेशन मेंबर है। बीम में बेंडिंग होती है, जबकि कॉलम के अंदर क्या है, कंप्रेशन होता है। कभी कभी कॉलम को बीम कॉलम भी बोलते हैं। बीम कॉलम जब बोलना है जब इसके अंदर कंप्रेशन के साथ में बेंडिंग मूवमेंट भी डेवलप होता है, तब इसी कॉलम को इसका बिहेवियर बीम कॉलम की तरह हो जाता है। कॉलम का दूसरा नाम स्ट्रट भी है, लेकिन इस वर्ड का यूज हम जनरली रूफ ट्रस के लिए करते हैं। कोड के हिसाब से कॉलम की डेफिनेशन क्या है कि कॉलम ऐसा कंप्रेशन मेंबर है जिसकी इफेक्टिव लेंथ, आगे चल के पढ़ेंगे कि इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। इफेक्टिव लेंथ जो है उसकी लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन, यदि क्रॉस सेक्शन को देखें तो कॉलम में एक डायमेंशन हो जाती है डी और एक डायमेंशन हो जाती है बी। तो इनका रेशियो एलई डिवाइडेड बाई लीस्ट, लीस्ट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बी। यदि ये रेशियो 3 से ज्यादा है तो इसका बिहेवियर कॉलम की तरह रहेगा। तो एलई बाई बी इज रेशियो लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन इज मोर देन 3, तब ये कहलाता है कॉलम। अब कॉलम को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया है कि हम, एक होता है शॉर्ट कॉलम और दूसरा होता है लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम में हम सिलेंडरनेस रेशियो को निकालेंगे। सिलेंडरनेस रेशियो यदि हमारा एसआर जो है हमारा दोनों डायमेंशन से निकालना है अपने को, एलईएक्स इफेक्टिव लेंथ इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाई एक्स डायरेक्शन में जो उसकी डायमेंशन है, एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन है अपनी डी। तो ये यदि रेशियो 12 से ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा है और 12 से कम है, और दूसरा भी निकालेंगे एल ई वाई अपॉन बी, ये रेशियो यदि हमारा 12 से कम है, दोनों ही रेशियो यदि 12 से कम है तो ये कहलाएगा शॉर्ट कॉलम। और यदि अपना ये रेशियो दोनों में से एक भी रेशियो एक डायरेक्शन में भी हमारा सिलेंडरनेस रेशियो 12 से ज़्यादा है, तब कॉलम कहलाएगा लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के बिहेवियर में भी अंतर रहता है। शॉर्ट कॉलम जो है वो फेल होता है अल्टीमेट लोड पर। अल्टीमेट लोड मतलब कॉलम की पूरी स्ट्रेंथ का यूज होता है और ये जो फेलियर रहता है सडन न होके क्या है, ग्रेजुअल रहता है। जबकि लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम के अंदर फेलियर क्रशिंग या इस अल्टीमेट लोड पर ना होके बकलिंग की वजह से होता है। बकलिंग की वजह से होने से इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, राइट। तो जब अपना एक भी सिलेंडर रेशियो 12 से ज़्यादा होता है तो उसका बिहेवियर लॉन्ग कॉलम की तरह होता है और लॉन्ग कॉलम में फेलियर मेनली बकलिंग की वजह से होता है। इफेक्टिव लेंथ रेशियो, इफेक्टिव लेंथ रेशियो, इसीलिए हमने क्या किया है कोड ने कि आपका एक रेशियो इफेक्टिव लेंथ की एल ई डिवाइडेड बाई एल। तो एल ई क्या है, इफेक्टिव लेंथ, और यदि एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल लेंथ की जगह कॉलम में लेते हैं अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ। ये रेशियो आपका कहलाता है इफेक्टिव लेंथ रेशियो, इफेक्टिव लेंथ रेशियो।
अब कॉलम दो तरह के होते हैं, वैसे जनरली पढ़ते हैं अपन लोग कि कॉलम का एक एंड फिक्स है और दूसरा क्या रहता है, फिर ये एक एंड फिक्स है, दूसरा हिंज है, या दोनों एंड हिंज है, या दोनों सिरे उनके क्या है, फिक्स हैं। तो इसी को आरसीसी में क्या किया गया है, दो भागों में बिल्डिंग के अंदर फ्रेम बनते हैं। तो फ्रेम में यदि कॉलम को क्या बोला गया है, ब्रेस्ट अगेंस्ट साइड से। साइड से ब्रेस्ट का मतलब उसकी ब्रेसिंग कर दी है, मतलब प्रिवेंट किया गया है। ब्रेस्ट अगेंस्ट साइड से का मतलब है कि कॉलम क्या है, उसका साइड से प्रिवेंट किया गया है। इसके लिए क्या रहेगा कि इसमें दो तरह के मूवमेंट होते हैं। किसी भी कॉलम के एंड पर दो तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। पहला मूवमेंट कहलाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में कॉलम का जो सिरा है वो अपनी जगह से लेटेरियली मूव कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे यदि खिसक के आ गया तो ये आपका हो गया आपका ट्रांसलेशन। यदि हम ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेस्ट कॉलम। अदरवाइज आपका रहेगा अनब्रेस्ट कॉलम। अब जो इफेक्टिव लेंथ रहती है, एक्चुअल में ये कहाँ पे रहती है, दो पॉइंट जीरो मूवमेंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच की दूरी कहलाती है इफेक्टिव लेंथ। तो पहला केस ले लेते हैं। इनमें से ये क्वेश्चन आता ही रहता है, क्योंकि पहले तो ये बातें किस में लागू हैं, स्टील में भी लागू है। स्टील में भी कॉलम की यही इफेक्टिव लेंथ रहती है और अपनी आरसीसी में, और साथ में ये क्या रहता है, सोम में भी आता है। तो तीन सब्जेक्ट को कवर करने की वजह से एंड कंडीशन के आधार पर कहीं भी या तो फॉर्मूला पूछ लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ पूछ लेते हैं, या उसके द्वारा उसके लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो कॉलम ब्रेस्ट अगेंस्ट तो बोथ एंड फिक्स्ड रोटेशनली। रोटेशनली का मतलब है कि यदि आपका कोई भी एंड पिन है तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो जब फिक्स्ड रोटेशनली का मतलब है कि यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है। तो ऐसा कब होता है, जबकि कॉलम का एंड पिन हो, या जिसको हम बोलते हैं हिंज्ड। और दूसरा इसमें क्या रहता है, जब एंड पिन रहता है तो यहाँ पर ट्रांसलेशन जीरो रहता है। ट्रांसलेशन लेटेरियल मूवमेंट जीरो रहता है, लेकिन रोटेशन इसके अंदर अलाउड रहता है। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन को समझ लेना है। दूसरा अपना यदि एंड फिक्स है तो इसमें ट्रांसलेशन भी क्या होता है, जीरो रहता है फिक्स्ड एंड में। और फिक्स्ड का सिंबल होता है अपना ये, फिक्स्ड का सिंबल होता है ये। तो फिक्स्ड में ट्रांसलेशन भी जीरो होता है और रोटेशन भी जीरो होता है। इस आधार पर हमारी कि कॉलम हमारा ब्रेस्ट है, और जब ब्रेस्ट रहेगा तो ये के की वैल्यू हमेशा एक या एक से कम रहेगी। ब्रेस्ट कॉलम के लिए ये वैल्यू आपकी 0.5 या लेस देन 1 से कम रहेगी। जबकि जब अनब्रेस्ट रहेंगे तो यहाँ पर इनकी इफेक्टिव लेंथ जो रहेगी वो आपकी 1 से ज़्यादा आ जाएगी। तो ब्रेस्ट और अनब्रेस्ट में ये अंतर हो गया है। अब देखते हैं कि बोथ एंड फिक्स्ड रोटेशनली। रोटेशनली का मतलब है कि यहाँ पर आपके ब्रेस्ट है, इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन तो अलाउड है नहीं, और साथ में क्या हुआ है अपना, इसको रोटेशनली भी फिक्स कर दिया है। इसका मतलब जनरल भाषा में बोलते हैं कि यदि ऐसा कॉलम जिसके दोनों एंड फिक्स हैं तो उसकी इफेक्टिव लेंथ को बोलते हैं 0.5 L। कहाँ पर, थ्योरेटिकल सोम में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लेते हैं 0.5, ये फैक्टर है 0.5। जबकि आरसीसी में सेफर साइड लेने के लिए डिजाइन में हमने इस वैल्यू को बढ़ा दिया गया है, कोड में इस वैल्यू को बढ़ाया हुआ है। तो ये 0.5 क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, सोम की है, और जो 0.65 है वो हम डिजाइन के लिए लेते हैं। आरसीसी और स्टील में सेम है। तो इसको बोलते हैं अपना बोथ एंड फिक्स्ड रोटेशनली, और इसी को बोल सकते हैं सिंपल भाषा में बोथ एंड फिक्स्ड। ये हो गया अपना केस ए। दूसरा, अब भी दूसरे केस में भी क्या है अपना, कॉलम क्या है अपना साइड से प्रिवेंटेड है, मतलब आपका
अलाउ नहीं है, ट्रांसलेशन अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसलेशन तो अलाउ नहीं है लेकिन वन एंड फिक्स्ड है। इसका मतलब है यहाँ रोटेशन के लिए ये फिक्स्ड हो गया है और अदर पिंड है, ये पिंड, तो ये दोनों क्या बन गया अपना, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर पिंड। यहाँ पे ट्रांसलेशन नो ट्रांसलेशन बट रोटेशन इस एंड पर अलाउ है। ऐसे केस में थ्योरेटिकल वैल्यू आती है 0.7 जिसको आरसीसी और स्टील में कर दिया है 0.80। तीसरा, ट्रांसलेशन अभी भी अलाउ नहीं है सी में लेकिन रोटेशन अलाउ है, तो बोथ एंड अपने हो गए पिंड। और ऐसे केस में हमारा इफेक्टिव लेंथ हो जाती है 1L और जो फैक्टर होता है इफेक्टिव लेंथ रेशियो या इफेक्टिव लेंथ फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 1। अब लेते हैं अनब्रेस्ड कॉलम के फिगर। अनब्रेस्ड कॉलम में हमारा क्या रहेगा, ट्रांसलेशन क्या रहेगा, अलाउ। और ऐसे केस में हमारी के की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा रहेगी। क्या हुआ, बोथ एंड फिक्स्ड रोटेशनली, बोथ एंड फिक्स्ड रोटेशनली, माने यहाँ पर रोटेशन आपका फिक्स कर दिया गया है लेकिन क्या रहा है आपका ये एंड फिक्स कर दिया है और यहाँ पे ट्रांसलेशन अलाउ कर दिया है। जब ट्रांसलेशन अलाउ करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा मूव कर गया है, इसको बोलते हैं कि वन एंड फिक्स्ड हो गया और अदर पे रोटेशन रोटेट नहीं कर सकता है लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसलेटरली मूव कर सकता है। ऐसे केस में इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाती है 1.20L और इफेक्टिव लेंथ रेशियो हो जाता है 1.20। तीसरा केस है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर पार्शियली फिक्स्ड। पार्शियली फिक्स्ड में यहाँ पे क्या है, रोटेशन भी पार्शियली अलाउ हो जाएगा, ट्रांसलेशन तो दोनों में अलाउ है। अंतर क्या आया, ये फिक्स है और इस वाले पे आपका पार्शियली रोटेशन अलाउ हो गया, तब ये क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा नीचे और ऐसा हो जाएगा। ऐसे केस में इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है 1.50। अदर एंड बिल्कुल सिंपल है, जिसको बोलते हैं ऐसा कॉलम जिसका वन एंड फ्री हो और अदर फिक्स हो, जैसे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, वैसे केस में इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाती है अपनी 2.0L। अब जब कॉलम डिजाइन करेंगे तो कोड में प्रोविजन दिया है कि ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। क्या वजह है कि जब कॉलम रहता है और कॉलम पर लोड आता है बीम का, तो ये जरूरी नहीं है कि इस सेंटर पर ही लोड पड़े, तो हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी कॉलम के अंदर रहती ही रहती है। तो इसके लिए कोड ने प्रोविजन कर लिया है कि यदि हम शॉर्ट कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो साथ में इसेंट्रिसिटी के फैक्टर को भी उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी में ले लेते हैं। तो कितनी मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना है, ऑल कॉलम्स विल बी डिजाइन, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम, अनसपोर्टेड लेंथ का मतलब है जहाँ पे हमको सपोर्ट ना हो, जैसे ये कॉलम का नीचे फ्लोर होता है और यहाँ पे क्या होती है, रूफ होती है या टॉप फ्लोर हुआ, इसके बीच में हमारे क्या रहते हैं, बीम रहते हैं, एक बीम और होता है। तो यहाँ बीम के नीचे से लेकर के फ्लोर के ऊपर तक की लेंथ जो है वो टोटली कैसी है, अनसपोर्टेड लेंथ। तो ये अनसपोर्टेड लेंथ अलग अलग तरह से होती है, तो अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय अनसपोर्टेड लेंथ एल डिवाइडेड बाय 500 को निकालेंगे और इसमें हम लेटेरियल डायमेंशन जो रहेगी दोनों तरह से निकालेंगे, बी से भी निकालेंगे और डी से भी निकालेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 30 mm से। इतनी मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करेंगे। मान लो ये वैल्यू 15 mm आ गई है, तब हमको क्या करना है, हम सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 20 mm, तब हमको मिनिमम इसेंट्रिसिटी 20 mm के लिए डिजाइन करना है। ठीक है, अब जो कॉलम का फॉर्मूला रहता है तो ये फॉर्मूले आपके
जो कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला तब तक ही लागू रहेगा कि पहले हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी का के हिसाब से ही फॉर्मूला बना है, लेकिन ये जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है आपकी 0.005 डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आया है इसका फॉर्मूला। कभी कभी इसकी वैल्यू दी रहे हैं कि उसकी इफेक्टिव लेंथ दी हुई है, बी डी दी रही है, तब आपको कितनी के लिए डिजाइन करेंगे तो वैल्यू पुटअप करके ई मिनिमम को निकाल लेना है। सिलेंडरनेस लिमिट फॉर कॉलम। अब ये जो अनसपोर्टेड लेंथ थी, कभी भी लॉन्ग कॉलम हो जाएगा तब ये आपकी अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द एंड रिस्ट्रेंट, जैसे ये फ्लोर है और यहाँ पे नीचे कुछ रहेगा, यहाँ भी फ्लोर है, तो ये इसके बीच की अनसपोर्टेड लेंथ है। जैसे वाटर टैंक है तो उसमें कैपिटल के नीचे की ये अनसपोर्टेड लेंथ है। कभी भी ये अनसपोर्टेड लेंथ 60 टाइम्स से ज़्यादा, तो आपकी एल शुड नॉट बी ग्रेटर देन आपकी 60 बी। लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन कॉलम में इसको लीस्ट को ले लेते हैं बी और मेजर को ले लेते हैं, बड़ी वाली को ले लेते हैं डी, तो ये हो जाएगी आपकी कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ 60 बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एंड रिस्ट्रेंड है, लेकिन ऐसा कॉलम जहाँ पे अपना एक एंड फ्री है तो वो कैसा कहलाएगा? कैंटिलीवर कॉलम। कैंटिलीवर कॉलम के केस में यही अनसपोर्टेड लेंथ की लंबाई 100 बी स्क्वायर अपॉन डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कवर की बात कर लेते हैं। कवर जो रहेगा अपना कॉलम के लिए, तो कॉलम को हमारा एक कवर 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम कवर कॉलम के लिए कॉलम में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे प्रोवाइड हमेशा करना ही करना है कॉर्नर पर, और इसकी जो कवर है इसकी वैल्यू 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, और साथ में बार डायमीटर, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो, विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा है वही कॉलम के लिए कवर। लेकिन कोड में प्रोविजन है कि यदि कोई कॉलम जिसके अंदर उसकी डायमेंशन 200 mm बाई 200 mm, मतलब उसकी बी या डी की वैल्यू 200 mm से ज़्यादा ना हो, बी 200 mm से ज़्यादा ना हो, और कॉलम में 12 mm से ज़्यादा के बार यूज नहीं किए गए हों, तो 5 शुड नॉट बी मोर देन 12 mm। ऐसे केस में हम कवर को कम करके 25 mm भी कर सकते हैं। तो कवर 200 बाई 200 के कॉलम में 12 mm के बार हों तब हम कवर को 25 mm ले सकते हैं। अब कॉलम के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला कि आपका ये इसके अंदर जो क्रॉस सेक्शन होगा कॉलम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल बार का, ये 0.8% से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू 0.8% और मैक्सिमम वैल्यू है 6%, राइट। लॉन्गिट्यूडनल बार का मिनिमम परसेंटेज 0.8% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। कॉलम का जो एजी ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.8 से 6% के बीच में हमको लेना है। अब हमको क्या ध्यान रखना है? मिनिमम परसेंटेज 0.8% लेना है और मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो 6% लेना है। लेकिन ये 6% की वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट हो जाता है, इससे कंक्रीट को प्लेस करने में दिक्कत होती है। इसलिए ऐसी जगह जहाँ पर कॉलम के बार की स्प्लाइसिंग करते हैं, कॉलम का बार ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे दूसरे बार को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट डबल हो जाता है। इसलिए 6% की जगह अपन क्या कर सकते हैं, 4% का मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट
4% हो जाता है। अब बात आती है कि ऐसी जगह कि ये मिनिमम परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया है, जहाँ पे लोड कम है, पी लोड की वैल्यू क्या है, कम है जी, और हमारा क्या है, आर्किटेक्ट ने बोला कि ये कॉलम का साइज हमको इतना ज़्यादा रखना है, तो लार्जर डायमीटर का हम कॉलम यूज कर रहे हैं, डायमीटर का। तो जब हम 0.8% की वैल्यू मिनिमम निकालते हैं किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो 0.8% ऑफ एजी। ऐसे केस में लोड तो कम है लेकिन क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तब हमारा क्या है, ये वैल्यू 0.8% मिनिमम रेनफोर्समेंट की ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वेस्टेज होगी। इसलिए कोड ने प्रोविज़न दिया है कि जब हम बड़े कॉलम हो और लोड कम हो, तब हम जितना एरिया रिक्वायर्ड है हमारा कंक्रीट का, कॉलम का, उसका 0.8% ले सकते हैं, ग्रॉस एरिया का 0.8% लेने की जरूरत नहीं है। अब कॉलम जनरली शेप के आधार पर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, सर्कुलर कॉलम या ऑक्टोगोनल कॉलम होते हैं। तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर केस में मिनिमम नंबर ऑफ बार क्या है, 4 से कम लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड नहीं करने हैं, वो भी कहाँ पर, कॉर्नर पर। और सर्कुलर के केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ बार है उनकी संख्या है 6 नंबर, और ये भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनके बीच की स्पेसिंग इक्वल होना चाहिए। बार की जो डायमीटर है कॉलम में यूज करेंगे लॉन्गिट्यूडनल बार, उसका बार फाई जो है 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। डायमीटर ऑफ बार, लॉन्गिट्यूडनल बार अपना 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब यदि कोई कॉलम है, दो तरह से हम उसको लॉन्गिट्यूडनल बार को टाइट करने के लिए कंक्रीट के टाइट कर देते हैं इनको। ये है लॉन्गिट्यूडनल बार, यदि तो इनका बीच में क्या है, टाइट करते हैं, तो इनको बोलते हैं लेटेरियल टाइज। इसी तरह से दूसरा तरीका होता है कि हम स्पाइरल करते हैं, यहाँ पर हम इसके चारों तरफ, इसकी कोर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पाइरल टाइज। यदि हम स्पाइरल टाइज का यूज कर रहे हैं तो इनको बोलते हैं हेलिकल। रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम हैविंग हेलिकल रेनफोर्समेंट सेल। यहाँ पर अपने को यदि रेक्टेंगुलर भी होगा तब भी हमको मिनिमम नंबर ऑफ बार क्या रहेंगे, मिनिमम बार रहेंगे आपके 6। हेलिकल या स्पाइरल टाइज के लिए नंबर ऑफ बार 6 रहेंगे, और जो हेलिकली बार रहेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल बार से कांटेक्ट में रहेंगी। अब ये बार की स्पेसिंग के बारे में बताया गया है कि लॉन्गिट्यूडनल बार ये कॉलम की पेरीफेरी है, ये इसके चारों तरफ, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमारी 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पेडेस्टल की बात करते हैं। एक होता है कॉलम। कॉलम कब कहलाता है, जब हमारा L/D रेशियो, L/B या लीस्ट डायमेंशन का रेशियो यदि 3 से ज्यादा है तब क्या कहलाता है, कॉलम। और ये जो रेशियो यदि हमारा L/, लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन, लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन यदि हमारा 3 से कम हो तब ये कहलाता है पेडेस्टल। तो कई बार कॉलम के नीचे पेडेस्टल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया बदल गया है। यहाँ पर अपना मिनिमम रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और ये जो परसेंटेज सब निकाले हैं उसके स्टील के ग्रेड पर डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे आपका Fe 415 है वो। अब आया है कि पेडिस्टल की हो गया। नेक्स्ट अब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे।
अभी क्या था, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, इनके क्या साइज रहेगा और क्या स्पेसिंग रहेगी। तो ये जो लेटरल टाइज होती हैं, ये इसका पर्पज क्या है, ये इसको एक तो ये क्या करती हैं हमारा कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार की बकलिंग को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ, सपोर्ट करती हैं। ये तो इंडिविजुअल बार है उसको लेटेरियल टाइज सपोर्ट करती है, जिससे ये छोटे छोटे कॉलम में ये सेक्शन बढ़ जाता है और इसका बकलिंग नहीं होती। तो प्रिवेंट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार कर। दूसरा, कंक्रीट की कन्फाइनमेंट को बढ़ाती है, कंक्रीट इसी के अंदर रहती है जिससे कॉलम की डक्टिलिटी बढ़ जाती है। अब जब हम इसको दो तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, तो लेटेरियल टाइज प्रोवाइड कर सकते हैं और दूसरा हम आपका स्पाइरल। तो जो लेटेरियल टाइज के बीच में एंगल बनेगा ये हमारा 135 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं भी वैसे जनरली 90 डिग्री रखते हैं, लेकिन हमको ये एंगल 135 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब लेटेरियल टाइज की पिच कितनी रखते हैं, ये है पिच यहाँ पर, ये बार दो लॉन्गिट्यूडनल बार और लॉन्गिट्यूडनल बार के बीच में ये लेटेरियल टाइज है। और लेटेरियल टाइज की जो स्पेसिंग रखते हैं वो हमारी, पहला क्या है अपना, लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। दो डायमेंशन होती हैं, एक बी और एक डी। इनमें से जो दोनों में से जो कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेटेरियल टाइज की स्पेसिंग एस हमारी बी से कम होना चाहिए। और ये 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है, अब यहाँ पे बार जो है इनके लॉन्गिट्यूडनल बार के 16 टाइम्स से क्या है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बार का डायमीटर कौन सा लेना है, यदि अलग अलग साइज के बार है लॉन्गिट्यूडनल बार तो मिनिमम से, ठीक है, सेफर साइड लेना है। साथ में इन दोनों से भी कैलकुलेट करना है और ये दोनों वैल्यू भी 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी हालत में लेटेरियल पिच की स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा नहीं होगी। अब इनके लिए जो बार यूज करेंगे टाइज के लिए, ये टाइज का बार के डायमीटर में बताया गया है कि ये आपका 6 mm से ज़्यादा होना चाहिए। और लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, जो सबसे बड़ा बार है, उसके 1/4 से, जैसे आपका 16 mm है तो 16 mm का 1/4 करेंगे तो ये आ गया 4 mm, तब भी ये 6 mm से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका ये आपका होना चाहिए कि 6 mm और 1/4 ऑफ, तो जो डायमीटर ऑफ बार है टाइज, डायमीटर ऑफ टाइज जो है वो आपका 6 mm से ज़्यादा होना चाहिए और 5 मैक्सिमम बाई 4 से, दोनों से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि हमारा स्पाइरल कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ कवर के बारे में भी बताया गया है कि कवर हमको 40 mm रखना है, 25 mm को कम कर सकते हैं यदि हमारे बी और डी दोनों ही क्या है 200 mm से कम हो और 12 mm के साइज हो। इसके अलावा जब हम स्पाइरल या हेलिकल टाइज प्रोवाइड करते हैं तब क्या होता है कि हमारा इनकी स्पेसिंग के बारे में बताया गया है कि ये स्पेसिंग एस किसी भी हालत में हमारी 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ में कोर, ये अंदर जो बार हैं इनके बाहर की जो लाइन बनी हुई है ये कहलाती है कोर। तो इस कोर के 1/6 डायमीटर से, 1/6 ऑफ कोर डायमीटर, इससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा किसके लिए, स्पाइरल के लिए। दूसरा, इनके बीच की मिनिमम स्पेसिंग का भी क्लॉज दिया हुआ है कि मिनिमम जो है, मिनिमम एस मैक्सिमम और एस मिनिमम, एस मिनिमम जो है वो 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। साथ में जो बार का डायमीटर है
उसके 3 टाइम्स से, तो 3/5 से कम नहीं होना चाहिए। अब ये आपका, अभी अपन ने पढ़ा था टाइज का, तो वहां पे दिया हुआ था कि 300 mm लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन और 16 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, इनमें से जो कम हो वो लेना। तो इतना भी ले सकते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर कॉलम या लेटेरियल टाइज के लिए है। यहाँ पे यदि हमको आगे पढ़ेंगे कि यदि स्पाइरल कॉलम होते हैं तो उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी लेटेरियल टाइज वाले कॉलम से 5% ज़्यादा होती है। तो हमको यदि 5% का एडवांटेज ले रहे हैं तब इस प्रोविजन को फॉलो करना है। यदि हम 5% की लोड कैरिंग कैपेसिटी को नहीं कंसीडर कर रहे हैं तब हम ये वाली वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी मेंबर है कॉलम के ऊपर सपोर्टेड है तो आपको यदि मेंबर की लंबाई 45 मीटर से ज़्यादा है तो उनके बीच में हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अब पहले लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर पड़ी थी। जब बीम की डिजाइन पढ़ते थे तो उस समय जो एग्जम्पशन थे वो कहलाते थे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर। अब जब कॉलम है तो कॉलम कंप्रेशन मेंबर है तो यहाँ ये हो जाएगा आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन। तो जब कंप्रेशन लिखा हो तो ये आंसर देने हैं। क्या रहेगा अपना, फ्लेक्चर वाले आपके लागू रहेंगे। फ्लेक्चर वाले एग्जम्पशन, बेंडिंग वाले जो एग्जम्पशन थे वो कॉलम के लिए लागू है, लेकिन उनमें क्या चेंज आया है। जैसे फ्लेक्चर के लिए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कंक्रीट का था 0.0035, लेकिन कंप्रेशन कॉलम के लिए यही वैल्यू हो गई है 0.002। तो एक तो ये अपने को ध्यान रखना है कि आपका बेंडिंग में 0.035 है और जबकि यहाँ पर है 0.002। इसके अलावा जब हमारा कॉलम में इसेंट्रिसिटी होती है, इसेंट्रिसिटी होगी जब शॉर्ट कॉलम 5% इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करते, इससे ज़्यादा यदि हमारी इसेंट्रिसिटी है तब कॉलम में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन भी रहेगा और बेंडिंग भी होगी। कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन कितना लेना है, 0.002। बेंडिंग के लिए लेना है 0.0035। अब ऐसे कॉलम में क्या होगा, कंप्रेशन भी होगा और बेंडिंग की वजह से टेंशन भी हो सकता है। टेंशन वाले केस में इतना लेना है, लेकिन ऐसा केस जबकि लोड बहुत कम है, इसेंट्रिसिटी बहुत कम है, उसकी वजह से उसका इफेक्ट को, तब हम ये स्ट्रेन इसके बीच में लेंगे। वो कितना लेंगे, 0.0035 माइनस 0.75 ऑफ ε/c। तो ये आपका जब उसके अंदर बेंडिंग और कंप्रेशन दोनों होता है, लेकिन कम इसेंट्रिसिटी की वजह से टेंशन ना क्रिएट होता है और फ्लेक्चरल कंप्रेशन ही रहता है, तब हम स्ट्रेन की वैल्यू इतनी लेते हैं। अब मेन बात आती है कि आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम कितनी होती है। ये आपका फॉर्मूला तभी तक लागू है कि जब हमने ई मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट की थी L/500 और B या D डिवाइडेड बाय 300। ये जो और 20 है, ये वैल्यू हमारी 0.05 टाइम्स ऑफ लेटेरियल डायमेंशन माने B या D से क्या रहे, कम, तभी हमारा ये फॉर्म। तो पहले न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमको ये चेक करना चाहिए कि कहीं ये 0.05 D से आगे तो नहीं, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम किसके बराबर हो जाएगी, 0.4 FC के AC। मतलब क्या हो जाएगा, PC बराबर PU इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस इन कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील
मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस इन एफ बोल सकते हैं, FC और FS। अब ये FC और FS की वैल्यू इसेंट्रिसिटी के कंसिडरेशन के बाद कितनी ली गई है, 0.4, और यहाँ पर स्टील के लिए ली गई है 0.67। तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया है। राइट, PU क्या है, एक्सियल लोड है। FC के आप जानते हैं एरिया, ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट होता है, और यदि A में से AS को माइनस कर दें, ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ स्टील को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाता है। अब यदि कंप्रेशन मेंबर पे हमने हेलिकल रेनफोर्समेंट या स्पाइरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हुए हैं, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो टाइट कॉलम थे उससे 5% ज़्यादा होती है, मतलब 1.05 टाइम्स होती है लेटेरियल टाइप से। तब वहाँ पर स्पेसिंग के क्राइटेरिया भी बदल गए थे, और साथ में हमको ये चेक करना है, क्या चेक करना है 5% का एडवांटेज लेने के लिए, जो वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट निकालेंगे और इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोर से। ये हमारा ज़्यादा आना चाहिए, किससे, 0.36 AG/AC -1, साथ में रहेगा FC के /FY। वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेशियो, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट और वॉल्यूम ऑफ कोर, इनका रेशियो निकालेंगे, वो हमारा AG/AC -1 FC के /FY से ज़्यादा होना चाहिए। जब हेलिकल रेनफोर्समेंट टाइट प्रोवाइड करते हैं या कभी भी स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं तो FE मैक्सिमम वैल्यू FE की 415 रहती है, FE 500 का यूज नहीं करते हैं। थैंक यू।